नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसमें हम मुगल वंश को पढ़ रहे हैं। हमने दोस्तों बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के प्रशासन से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है, आप वहां जाकर वो वीडियो श्रृंखला देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम अकबर के बेसिक को देखेंगे और देखेंगे कि भारत में वह अपना साम्राज्य कैसे स्थापित करता है, और हम देखेंगे उसकी विभिन्न विजय अभियानों को देखेंगे। अकबर का पार्ट 2 होगा, उसमें दोस्तों हम अकबर के द्वारा किए गए जितने भी सुधार हैं, चाहे वह प्रशासनिक सुधार हों, राजस्व से संबंधित सुधार हों अथवा मुद्रा से संबंधित सुधार हों, हम सारे के सारे सुधार उसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अकबर की। अकबर के चैप्टर में दोस्तों पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अकबर से पहले भारत में जो राज्य कर रहा था, इसी का पिता जो था हुमायूं भारत में राज्य कर रहा था। वह 1555 ईस्वी में जो सरहिंद का युद्ध होता है, शेरशाह सूरी का जो सूरी वंश था, आप देखेंगे सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में वह युद्ध होता है। उस युद्ध में फाइनली हुमायूं जीत जाता है और शेरशाह सूरी का जो सूरी वंश था वह समाप्त हो जाता है, और हुमायूं जो है भारत में सत्ता की पुनर्प्राप्ति करने में सफल हो जाता है। और फिर एक साल के ही अंतराल पे आप देखेंगे 1556 ईस्वी में आते आते वह दीन पनाह की सीढ़ियों, जो एक पुस्तकालय था, उससे गिर जाता है। गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर इसके बाद जो मुगल वंश का अगला शासक बनता है, हुमायूं का पुत्र अकबर बनता है। अब आइए देखते हैं अकबर के बेसिक को देखते हैं। अकबर के प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक से संबंधित डेटा आपको बताते हैं। इसका जन्म 1542 ईस्वी में, दोस्तों ये 1542 ईस्वी वही समय है जब भारत पर सूरी वंश का राज्य था। भारत से हुमायूं को खदेड़ दिया था शेरशाह सूरी ने, और हुमायूं जो था निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी निर्वासित जीवन व्यतीत करते समय जो अमरकोट का राणा वीरसाल था, उसी के यहाँ पर शरण ली हुई थी हमीदा बानो बेगम ने। उसी शरण के दौरान हमीदा बानो बेगम अकबर को जन्म देती है 1542 ईस्वी में। तो याद रखिए, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम है और अकबर के पिता का नाम जो है हुमायूं है। फिर हम देखेंगे दोस्तों, ये पॉइंट देखिए, जब हुमायूं ने काबुल कांधार को जीता, दोस्तों ये 1545 ईस्वी वाला टाइम है जब भारत में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद आप देखेंगे ये काबुल कांधार वाला रीजन जो है, इस पर हुमायूं आक्रमण कर देता है और इसको अपने कब्जे में ले लेता है। इसी टाइम पर हुमायूं जो है अपने पुत्र अकबर को देखता है, तब उसी समय इसका नामकरण किया जाता है, और 3 वर्ष की आयु में इसका नामकरण क्या होता है, पूरा नाम याद रखिए अकबर का, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका नामकरण किया जाता है। कब? जब वह काबुल कांधार की विजय करता है हुमायूं 1545 ईस्वी में। जब दोस्तों हुमायूं जो था भारत पर राज्य नहीं कर रहा था, उस समय निर्वासन के समय अकबर जो था गजनी का सूबेदार हुआ करता था। जब भारत पर सूरी वंश का शासन था, उस समय अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। फिर जब भारत पर हुमायूं सरहिंद के युद्ध के साथ विजय हासिल कर लेता है और भारत में अपनी सत्ता की पुनर्प्राप्ति कर लेता है, इसके बाद दोस्तों जो पंजाब वाला रीजन है, पंजाब का जो रीजन है, आप याद रखिए, इसका सूबेदार बनाया जाता है किसको? अकबर को। भारत में सबसे पहले, आप कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, भारत में सत्ता संभालने से पहले अकबर कहाँ का सूबेदार था? तो याद रखिए ये पंजाब वाले रीजन का सूबेदार था। और कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है, जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय अकबर कहाँ का सूबेदार था? तो गजनी का सूबेदार था। और जब भारत पर आधिपत्य हो जाता है, तब वह पंजाब का सूबेदार बन जाता है। और इसी समय जब उसे पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया जाता है अकबर को, उसी समय बैरम खान को अकबर का संरक्षक बना दिया जाता है। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। फिर देखते हैं क्या होता है। अब इसको दोस्तों देखते हैं सत्ता कैसे प्राप्त होती है। इसके पिता की मृत्यु फरवरी 1556 ईस्वी में हो जाती है। उस समय दोस्तों ये अकबर जो था सिकंदर सूर से
पंजाब वाले ही रीजन में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। उसी समय इसको खबर मिलती है कि दीनपना की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। उसी समय जो बैरम खान था, बैरम खान ने क्या किया, पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में, ये एक जगह है कलानौर, गुरदासपुर जिले में कलानौर जगह है, यहाँ पर मात्र 13 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। बैरम खान राज्याभिषेक करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों याद रखिए, जब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई, अकबर भी दोस्तों आगरा और दिल्ली वाले रीजन में नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए जो आदिल शाह, आप देखेंगे आदिल शाह ये सूरी वंश का शासक था। इसी का जो प्रधानमंत्री था हेमू, अगर दोस्तों आपने पढ़ा होगा तो हमने सूरी वंश जब डिटेल में एक्सप्लेन किया था तब हमने बताया था हेमू के बारे में। वो ये हेमू वही है, आदिल शाह का प्रधानमंत्री जो सूरी वंश का शासक था। ये क्या करता है, इसी अवसर का लाभ उठा के दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लेता है। इस बात की जानकारी जब अकबर को मिलती है, जब अकबर उस समय कहाँ है, पंजाब के गुरदासपुर में। उसी क्रम में दोस्तों पानीपत का जो मैदान है, पानीपत का जो दूसरा युद्ध होगा, पानीपत का सेकेंड वॉर, कई बार पूछा जाता है कब हुआ, 1556 ईस्वी में। याद रखिए 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। किसके बीच होता है, हेमू और अकबर के बीच, हेमू और अकबर के बीच होता है। इस युद्ध में दोस्तों भीषण नरसंहार हुआ। हेमू का पलड़ा जो था काफी भारी था। हेमू ने अपने जीवन काल में 22 लड़ाइयां लड़ी थी और हेमू ने एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा था, इसलिए उसकी जय निश्चित लगती जा रही थी। इसी समय उसके दुर्भाग्य का प्रादुर्भाव हो जाता है और वह हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध कर रहा था हेमू। उसी समय एक तीर आकर हेमू की आंख में लग जाता है और उसकी आंख फूट जाती है और वह मूर्छित होकर, जो हाथी के ऊपर मांद बनी होती है जिसमें कोई भी सैनिक बैठकर युद्ध करता है, उसी मांद में वह गिर जाता है और उसके गिरने के साथ ही आप देखेंगे हेमू की सेना में भगदड़ मच जाती है और हेमू को पकड़ लिया जाता है। बैरम खान उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। इस तरीके से हेमू के जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है और आगरा और दिल्ली पर पुनः मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है अकबर के रूप में। तो दोस्तों ये थी हेमू और अकबर के बीच पानीपत के दूसरे युद्ध की छोटी सी कहानी। अब दोस्तों देखते हैं, अब आइए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे पेन डाउन किया हुआ है पानीपत के दूसरे युद्ध को, हमने आपको बताया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। हुमायूं की मृत्यु, हेमू ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। किसकी मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद। हेमू ने अपने जीवन काल में 22 लड़ाइयां लड़ी और एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा था। इसीलिए जो आदिल शाह था, ये सूरी वंश का शासक था, इसने इसको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी थी हेमू को। और दोस्तों भारत में ये 14वां ऐसा व्यक्ति है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि जिसको मिली। तो याद रखिए ये कौन से नंबर का व्यक्ति है, हेमू 14वें नंबर का व्यक्ति है और ये सबसे अंतिम व्यक्ति भी रहा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की या जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली। फिर देखिए नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत में युद्ध होता है और फाइनली हमने आपको बताया किस तरीके से हेमू का सूर्य अस्त हुआ। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला, बैरम खान का संरक्षण काल। अब दोस्तों 1556 ईस्वी में अकबर जो है आगरा और दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका है। अब बैरम खान, जैसा कि दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, 13 वर्ष की अल्प आयु में ही उसको राज्यभार संभालना पड़ा। इस वजह से बैरम खान उसका संरक्षण कर रहा था। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक ये बैरम खान का संरक्षण काल माना जाता है। माना जाता है कि अकबर ने जितना भी राजभार का काम था वह बैरम खान के ही संरक्षण में किया, इसलिए इस युग को, इस काल को बैरम खान का संरक्षण काल कहा जाता है। अब देखिए बैरम खान फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित था। तो ये कई बार पूछा जाता है बैरम खान जो था किस संप्रदाय से संबंधित था, सिया संप्रदाय, मुस्लिमों में ये सिया संप्रदाय होता है, इससे संबंधित था। 1556 ईस्वी में जब अकबर शासक नियुक्त हुआ वह अल्प वयस्क था, हमने बताया 13 वर्ष का ही था। 1556 से 60 ईस्वी तक बैरम खान के द्वारा शासन संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियां करने के कारण इस काल को बैरम खान का संरक्षण काल कहा जाता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है।
दोस्तों बैरम खान के संरक्षण काल में इसने पानीपत की विजय हासिल की और पानीपत की विजय हासिल करने के साथ साथ इसने कई उत्तर भारत के जो राजनीतिक अभियान भी इसने सफल बनाए, जिसमें ग्वालियर का अभियान था, जौनपुर था, चुनारगढ़ का किला था। तो इसने इतने सारे अभियानों को भी बैरम खान के संरक्षण में सफल किया। अब दोस्तों देखते हैं बैरम खान का। दोस्तों बैरम खान को एक उपाधि दी गई खाने खाना। ये किसके द्वारा उपाधि दी गई? अकबर के ही द्वारा खाने खाना की उपाधि इसको क्यों मिली? क्योंकि इसकी ईमानदारी की वजह से इसको खाने खाना की उपाधि मिली। अब दोस्तों जैसे जैसे बैरम खान का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था तो उसके दरबार में ही आप देखेंगे आंतरिक उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। कई लोग उससे जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, तो उसका आंतरिक विरोध मुखर होता गया। और अकबर को भी अब ठीक नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि अब वह वयस्क हो चुका है, अब उसको बैरम खान के संरक्षण की जरूरत नहीं है। इसलिए बैरम खान को उसने क्या किया? बैरम खान को मक्का भेज दिया। अब बैरम खान जब मक्का जा रहा था तो उसी क्रम में आप देखेंगे जो मुबारक खां था, गुजरात वाले रीजन में मुबारक खां इसी घात लगाए बैठा हुआ था। क्योंकि बैरम खान ने, जब बैरम खान हुमायूं के साथ आप देखेंगे सूरी वंश के पतन के लिए लगातार सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध कर रहा था, तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो मुबारक खान था, मुबारक खान एक अफगानी शासक था, उसके पिता की हत्या बैरम खान ने की थी। तो वह उसी का बदला लेने के लिए जब भारत से अकबर ने बैरम खान को मक्का के लिए भेजा तो वह गुजरात होते हुए मक्का जा रहा था, तो उसी समय मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। इस तरीके से बैरम खान के भी जीवन का समापन हो जाता है। बैरम खान की मृत्यु के पश्चात उसकी जो विधवा थी पत्नी सलीमा बेगम, इससे शादी करता है अकबर। और बैरम खान का एक पुत्र भी था अब्दुल रहीम, जिसे आप देखेंगे रहीम दास के जो आप दोहे पढ़ते हैं, ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो अब्दुल रहीम जो था इसको भी अकबर ने गोद ले लिया बैरम खान की मृत्यु के पश्चात। तो आगे चलकर दोस्तों यही आप देखेंगे जो अब्दुल रहीम है यही नवरत्नों में शामिल होता है अकबर के। यहाँ तक दोस्तों ये बैरम खान की कहानी थी। बैरम खान की मृत्यु हो गई, मुबारक खान ने उसकी हत्या कर दी और उसकी पत्नी सलीमा बेगम और पुत्र अब्दुल रहीम, सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली और जो उसका पुत्र था अब्दुल रहीम उसको गोद ले लिया। अब आइए दोस्तों देखते हैं अकबर का जो पेटीकोट शासन है, पर्दा शासन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये 1560 से लेके 1564 ईस्वी तक माना जाता है अकबर का ये पर्दा शासन, पेटीकोट शासन। ये इसको पेटीकोट शासन इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि अकबर जो था, अकबर का ये 1560 से लेके 1564 तक का समय जो था, जो उसके पारिवारिक लोग थे, उसकी धाय माँ जो थी महामनगा और उसके पुत्र और पुत्रियां जो थी, उन्हीं के देख रेख में उसका ये काल पूरा गुजरा। वह यहाँ पर खुलकर डिसीजन नहीं ले पा रहा था, उसके निर्णयों में महामनगा और उसके पुत्र और पुत्रियों की भी कहीं ना कहीं भागीदारी थी। तो इस वजह से इस वाले शासन को पर्दा शासन अथवा पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्त्रियों का प्रभुत्व ज़्यादा था। अब आइए देखते हैं उसके रिश्तेदार व विश्वास पात्र लोग शामिल थे। इन वर्षों में अकबर के निर्णय में इस समूह की विशेष भूमिका थी, इसीलिए इसे पेटीकोट शासन कहते हैं। इसमें महामनगा उसकी धाय माँ थी और महामनगा का ही पुत्र था आदम खान और जीजी अनगा और दिल्ली का राज्यपाल था सिहाबुद्दीन। ये लोग जो थे पेटीकोट शासन मतलब अकबर के इस पेटीकोट शासन में मुख्य भागीदार थे। कौन? उसकी धाय माँ महामनगा और उसका पुत्र आदम खान और जीजी अनगा और दिल्ली का राज्यपाल सिहाबुद्दीन। इतने लोग उसके इस पेटीकोट शासन के भागीदार थे। अब आइए दोस्तों देखते हैं राजनैतिक अभियान। अकबर के प्रमुख राजनैतिक अभियानों को देखते हैं। 1561-62 जब वह पेटीकोट या पर्दा शासन चला रहा था, उसी समय ये मालवा का अभियान होता है। और माना जाता है जब मालवा के अभियान से अपार धन संपदा मिलती है। किसको अपार धन संपदा मिलती है? जो महामनगा का पुत्र था आदम खान, और यह अकबर से उस अपार धन संपदा को छिपा लेता है और अकबर इसका विरोध करता है। तो ये आदम खान उल्टा अकबर को ही मारने का प्रयास करता है। इस वजह से अकबर मजबूरी में इस आदम खान की हत्या करवा देता है
और इसी शोक में इसकी माता जो है महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है और इस वजह से ये पूरा का पूरा ग्रुप बिखर जाता है और अकबर को पर्दा शासन से मिल जाती है मुक्ति। तो याद रखिए, ये जो मालवा का अभियान है, मालवा का अभियान पेटीकोट शासन के अंतर्गत ही हुआ था। उसका इसमें क्या हुआ था, साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने आक्रमण किया, मालवा का शासक बाज बहादुर परास्त हो गया और मुगलों को अपार संपदा हाथ लग गई। और दोस्तों ये बाज बहादुर जो परास्त होकर भाग गया था, इसकी एक पतिव्रता स्त्री थी रूपवती, रूपवती उसका नाम था। उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, मतलब जौहर कर लिया अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए। और काफी वर्षों के बाद बाज बहादुर ये जो शासक था मालवा का, ये वापस लौट आता है और अकबर का संरक्षण स्वीकार कर लेता है। अकबर इसको 2000 का मनसब प्रदान कर देता है और जब बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है तो इसकी जो पत्नी थी रूपमती और बाज बहादुर दोनों की समाधि उज्जैन में बना दी जाती है। उज्जैन में इन दोनों की समाधि बनती है, बाज बहादुर और रूपमती की। इस तरीके से दोस्तों मालवा जो है अकबर के नियंत्रण में आ चुका है मालवा। अब अकबर का जो अगला सैन्य अभियान होगा वह आमेर एवं मेड़ता की ओर होगा 1562 ईस्वी में। 1562 में आमेर और मेड़ता, अकबर ने सबसे पहले आमेर की ओर अपना रुख किया। अकबर ने क्या किया, अकबर ने अपना राज्य क्षेत्र विस्तृत करने के लिए राजपूतों के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है कि मुगल शासक कौन था जिसने राजपूतों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो याद रखिए अकबर है, अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस क्रम में दोस्तों आप देखेंगे आमेर का जो राजा था भारमल, इसी की पुत्री थी हरखाबाई। इसकी पुत्री का नाम क्या था, इसकी पुत्री का नाम था हरखाबाई। इससे अकबर शादी करता है। किसकी पुत्री थी, भारमल की। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। ये जो था आमेर का शासक था भारमल और इसी की पुत्री थी हरखाबाई, इससे वह शादी कर लेता है। तो इस वजह से उसका जो ये शासन था आमेर का शासन भारमल बचा लेता है अपनी पुत्री से अकबर की शादी करके। एक तरीके से दोस्तों ये अधीनता ही स्वीकार कर लेता है अकबर की। और फिर आगे देखेंगे आप, आगे चलकर इसी भारमल का जो पुत्र था आप देखेंगे ये भगवान दास अकबर के नवरत्नों में से भी एक था। ये भारमल का ही पुत्र था। ये भारमल अपने पुत्र भगवान दास को अकबर के राज दरबार में भेज देता है। अकबर इसको उच्च मनसबदार दे देता है, मतलब उच्च मनसब दे देता है। हाई पोस्ट होती है उच्च मनसब का मतलब। और फिर दोस्तों आगे जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पर आमेर की कहानी खत्म हो चुकी है। आमेर में क्या हुआ, आमेर का जो शासक भारमल था इसने अपनी पुत्री हरखाबाई से शादी कर दी अकबर की और अपने पुत्र भगवान दास को उच्च मनसब देकर अकबर के दरबार में पहुंचा दिया। तो ये आमेर की कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है, मतलब आमेर ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। अब आगे हम देखेंगे आमेर के बाद। अब दोस्तों देखते हैं इस मेड़ता को, मेड़ता की क्या कहानी रही। दोस्तों मेड़ता का जो शासक था आप देखेंगे, मेड़ता का शासक 1562 ईस्वी में मेड़ता जो जागीरदार जयमल राठौर था, जयमल राठौर ये जागीरदार था, इसी के अंडर में उस समय मेड़ता था। 1562 ईस्वी में जब इसके दुर्ग के चारों ओर अकबर घेराबंदी करता है तो जयमल राठौर जो है भाग जाता है। कहाँ पर, मेवाड़ के जो राणा उदय सिंह हैं, राणा उदय सिंह की शरण ले लेता है और इस तरीके से जो ये मेड़ता वाला रीजन है ये भी आ जाता है अकबर के राज्य क्षेत्र के अंदर। अब दोस्तों देखते हैं गढ़कटंगा, यहाँ से संबंधित है रानी दुर्गावती, काफ़ी प्रसिद्ध ये वाली जगह है गढ़कटंगा, मध्य भारत की जगह है गढ़कटंगा या गोंडवाना के नाम से जानते हैं। 1564 ईस्वी में अकबर यहाँ पर अभियान शुरू करता है। आइए अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु गढ़कटंगा युद्ध के। गढ़कटंगा राज्य पर दलपत शाह की जो विधवा पत्नी थी उनका नाम था दुर्गावती। उनके संरक्षण में उनका अल्पायु का पुत्र था वीर नारायण। वीर नारायण जो था वह शासन कर रहा था। अकबर क्या करता है, आसफ खां के नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण करवा देता है। दोस्तों अकबर यहाँ स्वयं नहीं आता है क्योंकि जब यह 1564 ईस्वी में अभियान हो रहा था उस समय अकबर जो था उज्जैकों से लोहा ले रहा था, उज्जैकों से लड़ रहा था। तो उसका सेनापति था आसफ खां, यही यहाँ पर अभियान की वागडोर संभालता है और फाइनली
दुर्गावती को परास्त कर देता है और ये जो है गढ़कटंगा का शासन भार अपने हाथ में ले लेता है। और दोस्तों इसी जो दलपत शाह की विधवा पत्नी थी, इन्हीं के वंश का एक व्यक्ति था चंद्र शाह। तो चंद्र शाह को वह ये गढ़कटंगा सौंप कर चला जाता है। अब दोस्तों देखते हैं मेवाड़। अब अकबर का जो अगला अभियान होगा, मेवाड़ का अभियान 1567-68 ईस्वी में चलेगा। 1567 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का अभियान किया। कई महीनों तक यहाँ पर अभियान जारी रहा, लेकिन अकबर को यहाँ इतनी जल्दी से सफलता नहीं मिली। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर मुगलों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। हालांकि फिर भी राजा उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर से मुगलों का प्रतिरोध जारी रखा। राजा उदय सिंह जो थे वह उन्होंने हार नहीं मानी। भले ही वह आप देखेंगे आगे जाकर चित्तौड़ के अभियान जब चलाया गया, चित्तौड़ के अभियान को चलाने के बाद वह परास्त हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी राजधानी बदल ली। उन्होंने राजधानी उदयपुर कर ली और उदयपुर से ही अकबर का प्रतिरोध लगातार जारी रखा। और दोस्तों आप देखेंगे मेवाड़ जो है, मेवाड़ लगभग काफ़ी समय तक मुगल इसको अपने नियंत्रण में नहीं ला पाए। इसी के वंशज आगे होंगे महाराणा प्रताप। अब देखिए मुगलों को यहाँ कठिन संघर्ष करना पड़ा और यहाँ तक कि अकबर को जिहाद का नारा देना पड़ा इस मेवाड़ को जीतने के लिए। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने क्या किया, यहाँ पर निर्दोष लोगों का कत्लेआम करने का आदेश दे दिया। जो यहाँ के दो सेनापति थे, चित्तौड़ विजय के उपरांत अकबर ने आगरा किले के बाहर हाथी पर बैठे जयमल, ये दोस्तों जयमल वही है जो मेड़ता से भागकर उदय सिंह की शरण में आता है, ये वही जयमल है, और फतेह सिंह की मूर्तियां उनकी वीरता की स्मृति में स्थापित की। मेवाड़ का अभियान जो था अकबर के लिए कितना मुश्किल रहा। अब दोस्तों रणथंभौर की विजय की ओर आगे बढ़ता है। रणथंभौर में उसे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। एक वर्ष के अंदर ही यहाँ पर जो सुरजन राय शासन कर रहा था, उसने क्या किया, अकबर ने मान सिंह को समझौते के लिए यहाँ पर भेजा। मान सिंह जो है ये उसका सेनापति बन के जाता है और ये नवरत्नों में से एक है। मान सिंह को यहाँ समझौते के लिए भेज देता है तो सुरजन राय आसानी से उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह अपनी कुछ शर्तें भी रखता है। सुरजन राय अपनी जो शर्तें रखता है उनको आपको देखना जरूरी है। सुरजन राय कौन कौन सी शर्तें रखता है? सुरजन राय कहता है वह मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं रखेगा। दूसरी उसकी शर्त है दरबार में सिजदा मतलब सिर झुकाने की जो प्रथा है उसका भी पालन नहीं करेगा। और तीसरी शर्त वह रखता है उसको दरबार के अंदर सशस्त्र प्रवेश की अनुमति मिलेगी, तब वह अब उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लेगा। तो दोस्तों माना जाता है अकबर ने उसकी तीनों शर्तें मान ली और इस वजह से रणथंभौर वाला एरिया जो है ये भी अकबर के अधीन हो गया। अब दोस्तों कालिंजर का अभियान देखते हैं। कालिंजर के अभियान पे भी दोस्तों अकबर को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। 1569 ईस्वी में यह अभियान होता है। यहाँ बघेल राजा रामचंद्र का शासन था। उसने क्या किया, आसानी से इसे मुगलों को सौंप दिया। रामचंद्र ने इसको आसानी से मुगलों को सौंप दिया। तो कालिंजर के किले को जीतने के लिए अकबर को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। अब दोस्तों देखते हैं ये तीन जो स्थान है, मारवाड़, बीकानेर एवं जैसलमेर, ये तीनों भी अकबर को बहुत आसानी से मिल गए। 1570 ईस्वी में क्या हुआ, यहाँ देखिए मारवाड़ का शासक था चंद्रसेन, बीकानेर का शासक कल्याणमल था और जैसलमेर का शासक था हर राय। तो ये शासक याद रखिए, मारवाड़ का चंद्रसेन, बीकानेर का कल्याणमल और जैसलमेर का हर राय। इसने अकबर की अधीनता आसानी से इन तीनों ने स्वीकार कर ली। लेकिन कालांतर में आप देखेंगे जो ये मारवाड़ का शासक है चंद्रसेन, ये अकबर से बगावत कर देता है, मतलब अकबर के खिलाफ अभियान छेड़ देता है। इस वजह से अकबर बाद में मारवाड़ को अपने अंतर्गत ले लेता है, अपने साम्राज्य में मिला लेता है चंद्रसेन को पराजित करके। अब देखते हैं दोस्तों इसका अगला अभियान। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान है जो अकबर के लिए भी नाक में दम करने वाला था, क्योंकि यहाँ गोरिल्ला पद्धति से युद्ध कर रहे थे महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। कई बार आपसे यही पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद
उनका जो पुत्र था महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने गोगुंडा नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक कराया। तो याद रखिए 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप बैठते हैं गद्दी पे। दूसरा पॉइंट, उन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? गोगुंडा नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप ने उदयपुर के बाद मेवाड़ की राजधानी कहाँ पे बनाई? कुंभलगढ़। जो उदयपुर, जो आप देखेंगे जो उदय सिंह थे, महाराजा उदय सिंह, उन्होंने जब वह चित्तौड़ हार जाते हैं तो वह अपनी राजधानी उदयपुर बनाते हैं। अब जो उनके पुत्र हुए, आप देखेंगे उनके पुत्र महाराणा प्रताप, ये जो हैं इस उदयपुर के स्थान पर कुंभलगढ़ अपनी राजधानी स्थानांतरित कर रहे थे। तो ये भी बिंदु आपसे कई बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला बिंदु जो है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हो जाती है, लेकिन पराजय होने के बाद भी मेवाड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ शासक कौन? महाराणा प्रताप। इन्होंने इसके बाद भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आसिफ खान और मानसिंह कर रहा था। आसिफ खान और मानसिंह जो था ये मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था, जबकि महाराणा प्रताप का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खान। ये दोस्तों हकीम खान सूर जो था ये अफगानी था और भीलों की संयुक्त सेना ये नेतृत्व कर रही थी महाराणा प्रताप का। तो याद रखिए अकबर का नेतृत्व आसिफ खान और मानसिंह कर रहा था, वहीं महाराणा प्रताप का नेतृत्व हकीम खान सूर अफगानी था और भीलों की संयुक्त सेना ने उनका नेतृत्व किया।